चलें करें। स्टार्ट करते हैं। मुझे ज़रा रिपीट करें, हमने कहाँ तक बात ख़त्म की थी लास्ट क्लास में, और उसको थोड़ा बताएं क्या क्या बता दिया कॉन्सेप्ट का। लास्ट क्लास में कहाँ पे बात ख़त्म हुई थी? आपने वो पिच का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया था। किसका इंटरनल स्ट्रक्चर? पिच पिच। पिच के कौन से कंट्रोल होते हैं डिस्कस कर लिया था हमने। नहीं सर, ये नहीं किया था। दो किस्म के मेथड थे, कौन कौन से बताए थे, किसी को याद है? कौन सी स्लाइड पे थे? सर स्लाइड नंबर 9 पे। जी सर, साइड नंबर 9 पे सर। बीच में क्या? इतना सर पीछे है, पीछे? पीछे है। सर वो स्टॉल और वो तेरा। यहाँ पे जी सर, थोड़ा पीछे है। ये वाली स्लाइड थी मेरे ख्याल से। यस सर। सर यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। जी सर, बीच मैकेनिज्म पे थे। चलो ठीक है। ऑलराइट, बेसिकली आज हम जो देखेंगे, जाहिर सी बात है, एक तो पिच मैकेनिज्म देखेंगे। पिचिंग का मतलब आपको पहले बताया था, डिस्कस किया था कि जब हमने पावर लिमिट करनी होती है हाई विंड स्पीड के ऊपर, तो इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें एरोडायनेमिकल ब्रेक सिस्टम अप्लाई करना है, और हमें बाद में जो मैकेनिकल ब्रेक या इलेक्ट्रिकल ब्रेक जो है उसको अप्लाई करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा तेज चलता हूँ, इसमें कोई मतलब डिटेल नहीं है यहाँ पे। इस तरीके से देख लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास दो कंट्रोल मेथड है। एक मेथड होता है स्टॉल कंट्रोल और दूसरा है पिच कंट्रोल। और स्टॉल कंट्रोल के अंदर भी दो मेथड्स होंगे, एक होगा पैसिव स्टॉल एंड सेकंड इज कॉल्ड एक्टिव स्टॉल मेथड। और जो पिच कंट्रोल मेथड है उसको हम अदर वे अराउंड कह सकते हैं, पिच टू फेदर मेथड एज वेल। So they are basically three methods to apply the aerodynamical brake. So in passive stall control wind turbine, the blade is fixed onto the rotor hub at an optimum angle of attack. तो बेसिकली जो पैसिव स्टॉल है इसमें आपका पिचिंग मैकेनिज्म नहीं होता। इसमें जो ब्लेड का डिज़ाइन होता है उसको इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि हायर फ्रिक्वेंसी हायर विंड स्पीड के ऊपर उसके शेप की वजह से, डिज़ाइन की वजह से जो टर्बुलेंस क्रिएट होती है एट दी अपर एज, एंड देन इसकी जो स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड जो है वो स्टॉप हो जाती है, उसकी वजह से टरबाइन को स्टॉप करती है। तो यहीं पे वो तीन चार चीज़ें डिफाइन की गई हैं। तो व्हेन द विंड स्पीड इज लो और एट द रेटेड वैल्यू, द टरबाइन ब्लेड्स विद द रेटेड एंगल ऑफ अटैक कैन कैप्चर द मैक्सिमम पॉसिबल पावर फ्रॉम द विंड। मतलब अगर रेटेड स्पीड के लिए जिसके लिए हमने ब्लेड को डिज़ाइन किया है, तो उस स्पीड के ऊपर वो अपनी रेटेड पावर को अचीव करेगा। और जब आपके पास रेटेड वैल्यू से विंड स्पीड एक्सीड कर जाएगी, तो उस सूरत में आपके पास टर्बुलेंस क्रिएट होगी और वो ब्लेड जो है स्टॉप हो जाएगा। इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं स्टॉल इफेक्ट। ओके, तो ये ग्राफिकली ये बात आपको डिस्प्लेन की गई। यहाँ पे दोनों केसेस देख लें, दोनों, एक तो है रेटेड विंड स्पीड है और दूसरा आपका अबव रेटेड विंड स्पीड का केस है। तो इसमें ये चीज़ है कि एंगल ऑफ अटैक दे बोथ आर सेम, लेकिन जब रेटेड स्पीड है या उससे कम है तो उसके ऊपर जो अपर पार्ट है वहाँ पे आपके जो विंड का फ्लो है वो स्मूथ है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू हैव द हायर विंड स्पीड, उसमें आपके पास ये टर्बुलेंस क्रिएट होगी, जिसकी वजह से जो ये लिफ्ट फोर्स है एज कम्पेयर टू दिस फोर्स वो कम होगी। और इसमें जो है ना विंड की जो स्पीड है, सॉरी टरबाइन की जो स्पीड है, रोटेशनल स्पीड, वो कम हो जाएगी एंड एट सर्टेन लेवल वो स्टॉप हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो कर्व है इसको कहते हैं परफॉर्मेंस कर्व। परफॉर्मेंस कर्व भी नहीं, इसका मतलब है ये विंड स्पीड टू पावर कर्व है। ठीक है, इसमें ये बताता है कि इसमें दो रीजन है। एक तो ये है कटिंग स्पीड, जो स्टार्टअप पोर्शन है, एज आई मेंशन बिफोर कि एटलीस्ट टरबाइन को रोटेट करने के लिए 3 to 4 मीटर पर सेकंड जो है विंड की स्पीड चाहिए, जिससे कम पे जो विंड स्पीड पे टरबाइन रोटेट नहीं करेगा। ये वो विंड स्पीड है जिस पे जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या उसके जो मैकेनिकल वेट है उसको बैलेंस करने के लिए, रोटेशनल प्रोड्यूस करने के लिए पावर दरकार होगी। फिर ये जो रीजन है, ये सेंटर वाला, ये जो है तकरीबन प्रोपोर्शनल रीजन होगा। इसमें ये होगा कि विंड के प्रोपोर्शनली आपकी जो पावर है वो मैकेनिकल पावर जो है टरबाइन उसको प्रोड्यूस करेगा। बट आफ्टर द रेटेड वैल्यू, उसके बाद ये हाई स्पीड रीजन परफॉर्म होगा। उसमें ये है कि आपके पास जो पैसिव स्टॉल मेथड है उसमें पावर जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी। इसमें एक चीज़ ये नोट डाउन करें कि ये आपके पास हाईएस्ट स्पीड आती है, लेकिन सर्टन केस में क्योंकि यहाँ पे कोई पिचिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो
जो उसकी जो एरोडायनेमिक्स इफेक्ट होता है टर्बुलेंस का, उसकी वजह से एट सर्टेन रीजन में आपके पास हायर पावर जो है प्रोड्यूस होगी, बट दे आर इट इज़ नॉट वेरी कांस्टेंट। यहाँ पे जो हायर रीजन अगर आप देखें उसमें जो पावर है वो कांस्टेंट नहीं होती, यहाँ वेरिएबिलिटी आती है, और विद द विंड स्पीड इट स्टार्ट रिड्यूसिंग एंड एट कट आउट पोजिशन यहाँ पे वो आपके पास जो है विंड सिस्टम कम्प्लीटली शट ऑफ हो जाएगा। तो इसी में ये चीज़ें बातें यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेन की गई हैं। The blade profile is aerodynamically designed to ensure that the stall occurs only when the wind speed exceeds the rated value। ठीक है, तो इसमें डिजाइन जो है वो मैटर करता है। उसके बाद the passive stall controlled wind turbine do not need complex pitching mechanism but the blades require a complex aerodynamic design। तो यहाँ आप में ओवरऑल जो टरबाइन की जो कह सकते हैं कॉस्ट है वो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है उसमें पिचिंग मैकेनिज्म की कॉस्ट उसमें एडअप नहीं होगी, लेकिन फिर आपको जो डिजाइन है ब्लेड का वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। The passive stall may not be able to keep the capture power at a constant value। तो इस केस में यहाँ पे वैल्यू जो है आपके पास कांस्टेंट नहीं आएगी। It may exceed the rated power at some wind speed which is not a desirable feature। तो यहाँ पे जो आपने डिजाइनिंग करनी है, जो गस्ट की वजह से जो कह सकते हैं ओवर रेटेड पावर जनरेट होगी, वो नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से स्टॉल कंट्रोल में अगर बात करें, इन एक्टिव स्टॉल टरबाइन द स्टॉल फिनोमेना कैन बी इंड्यूस्ड नॉट ओनली बाय हायर विंड स्पीड बट आल्सो बाय इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ अटैक ऑफ द ब्लेड। तो अब इसमें हमने ये देखा कि एंगल ऑफ अटैक जो है विंड का अगर हम उसको वेरी करें तो उससे भी हम अपनी विंड की स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं। Thus, active stall wind turbine have adjustable blades with the pitch control mechanism। तो इस केस में हमारे पास pitch control होगा। When the wind speed exceed the rated value, the blades are controlled to turn more into the wind। इसमें ये होगा कि हमारे पास जो ब्लेड है उसको हम विंड की तरफ मोर डाइवर्ट करेंगे, तो लीडिंग टू द रिडक्शन ऑफ कैप्चर पावर। इसमें पावर जो है वो हमारे पास जो है वो कम कैप्चर हम करेंगे। The capture power can therefore be maintained at the rated value by adjusting the blade angle of attack। When the blade is turned completely into the wind, the blade lose all the interaction with the wind and cause the rotor to stop। तो यहाँ पे अगर इसको जोग्राफिकली डिस्कस करें तो यहाँ मैं आप चीज बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ट्रेलिंग एज है टरबाइन के ब्लेड का, इस एंगल को हम टर्न इन टू द विंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कर्व विल मूव इनटू दिस साइड। तो थ्योरेटिकली ये जो एंगल ऑफ अटैक है ये इंक्रीज होता है, मतलब फॉर एग्जांपल ये रिलेटिव मोशन है, इसमें अगर विंड की स्पीड ऐसे है और ये जो कोड लाइन है दिस इज एंगल ऑफ अटैक, तो ये कोड लाइन और इस एंगल ऑफ अटैक को अगर आप देखें तो ये एंगल स्मॉल है और ये वाला एंगल जो है लिटिल बिट मोर है। तो इस फॉर्म में होता क्या है कि जब ये एंगल इंक्रीज होता है इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ बिहाइंड द टरबाइन आपके पास टर्बुलेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, इट बिकम इनटू द विंड एंड ये पोर्शन विंड से आउटपुट हो जाता है। अगर आप ये चीज़ देखें, ये दोनों रीजन जो है ये थोड़ा इंक्रीज होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो पावर जो कैप्चर हो रही है, ट्रांसफर हो रही है टरबाइन के ऊपर, वो कम होती है एंड देन सडनली वी कैन कंट्रोल द पावर, मतलब पावर जितनी भी आपको रिसीव करनी है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये पूरा का पूरा ब्लेड इस पोजीशन पे आ जाए, इफ वी कंप्लीटली पिच इट, तो इसमें हम आप कह सकते हैं कि टरबाइन जो है कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा और कोई भी पावर जो है इसको, मतलब कोई भी पावर है विंड से वो एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। सो वी कैन प्रोटेक्ट द विंड टरबाइन एट हायर स्पीड। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर इसका पावर कर्व देखें विद रिस्पेक्ट टू विंड, तो इसमें जो हायर स्पीड का जो रीजन है दैट कैन बी एट फ्लैट। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हायर स्पीड के ऊपर हम रेटेड पावर जो है विंड टरबाइन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो पावर कर्व है ये बेसिकली जो पिच कंट्रोल है और एक्टिव स्टॉल कंट्रोल है दोनों का सेम होता है, उनका जो बिहेवियर है दोनों का सेम है। So with active stall or either pitch control it is possible to maintain the rated power above the rated wind speed। Also जो एक्टिव स्टॉल मेथड है वो नॉर्मली एम्प्लॉय किया जाता है लार्जर मेगावाट विंड टरबाइन के ऊपर। जो थर्ड मेथड है जो कि पिच कंट्रोल है, उसमें भी सिमिलर कंट्रोल प्रिंसिपल होता है जैसे एक्टिव स्टॉल कंट्रोल है।
सो पिच कंट्रोल विंड टरबाइन हैव एडजस्टेबल ब्लेड ऑन द रोटर हब, उसमें भी एंगल ऑफ अटैक जो है उसमें हम रिड्यूस करते हैं एंगल ऑफ अटैक को, मींस इट वी पिच आउट ऑफ द विंड। तो एक्टिव स्टॉल मेथड में वी पिच इनटू द विंड, और जो पिच कंट्रोल होता है उसमें उसको हम मैनूवर करते हैं आउट ऑफ द विंड में, ठीक है। उससे अगेन सेम फिनोमेना होता है कि उसमें जो लिफ्टिंग फोर्स है वो रिड्यूस हो जाती है, और एट हायर रेटेड पावर के ऊपर हम जो है विंड टरबाइन की पावर को कांस्टेंट कर सकते हैं। उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें, इसका डिफरेंस यहाँ पे है इस तरीके से। तो इस सूरत में अगर हमने पिच कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें हमारे पास जो ट्रेलिंग एज है उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में उसको मनोवर करते हैं। इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रबुलेंस तो प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से मैकेनिकल लॉसेस कह लें या मैकेनिकल स्ट्रेस जो है सिस्टम के ऊपर नहीं पड़ते, एज वेल एज वी चेंज द एंगल ऑफ अटैक। इस केस में एंगल ऑफ अटैक जो है वो कम होता है, सो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। सो एज कम्पेयर टू दिस, अगर विंड की स्पीड यहाँ पे इंटरेक्ट कर रही है तो एंगल ऑफ अटैक ये वाला हायर है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो उस सूरत में आप जो है विंड की जो प्रोडक्शन है वो आल्सो लोअर कर सकते हैं। और इफ यू वांट टू स्टॉप द विंड टरबाइन कंप्लीटली, सो यू विल मूव you will make the pitch position something like this। तो इस सूरत में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी टरबाइन की विंड की स्पीड के साथ, और जो टरबाइन है वो स्टॉप पोजीशन में आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली दे आर थ्री मेथड्स, ये मैंने आपको डिफाइन कर चुका हूँ। जो पैसिव स्टॉल मेथड है उसमें हम पिचिंग फिनोमेना नहीं होता, लेकिन जो ब्लेड का डिजाइन ऐसा होता है कि जिसमें टर्बुलेंस प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से टरबाइन जो है स्लो डाउन हो जाता है एट हायर स्पीड। लेकिन जो एक्टिव स्टॉल मेथड है उसमें हम विंड को इनटू द विंड जो सॉरी ब्लेड को इनटू द विंड पिच करते हैं, जिससे टर्बुलेंस भी अफेक्ट करती है, और एट द एंड हमारा जो है कंट्रोल किया जा सकता है इसमें विंड की आउटपुट को एट हायर विंड स्पीड, और वी कैन शट डाउन एट एक्सट्रीमली हाई विंड स्पीड। और पिच टू फेदर कंडीशन में आपको जो टरबाइन है इट आउट ऑफ द विंड, उसको पिच करते हैं जस्ट लाइक दिस। और इस केस में भी अगेन जो है विंड जो पावर एक्सट्रेशन है विंड से वो भी कम होती है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं सर, सही है। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। सर अगर कंटिन्यूसली स्टॉप पोजीशन पे है, कंटिन्यूसली हवा लगती सॉरी, रहती है, लाइक कोई भी तूफान आ जाता है सर, स्टॉप पोजीशन पे है उसके ब्लेड और कोई तूफान आया होता है और कंटिन्यूसली हवा तेज लग रही होती है, तो सर इससे ब्लेड पे इफेक्ट नहीं आएगा? लाइक थोड़ा बहुत तो उससे इफेक्ट आ सकता है ना इसका, आता है लेकिन उसमें वाइब्रेशन वगैरह होती है, लेकिन वो या गैप रखा इतने होता है। फॉर स्ट्रॉन्ग होता है? एग्जांपल दो किस्म के ब्रेक्स तो होती हैं, वो अप्लाई फॉर द स्टॉर्म आया आपके पास, और आपने जो विंड टरबाइन को एरोडायनेमिकली पहले स्टॉप किया और फिर अंदर जो इंटरनल ब्रेक सिस्टम है उसको आपने लॉक कर दिया, तो बेसिकली इसकी रोटेशन तो आपने फ्रीज कर दी। लेकिन जब हवा का स्ट्रॉम आते हैं तो उसके ऊपर जो स्टैटिक फोर्स जिसे कह सकते हैं सिर्फ वो एग्जर्ट हो रही होगी। प्रेशर दो तरह के होंगे ना, एक स्टैटिक प्रेशर होगा टरबाइन के ऊपर, और एक होता है डायनेमिक प्रेशर जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, याद है आपको, जो फोर्स की थी, ठीक है। तो उसमें हमने डायनेमिक प्रेशर जो था उसको यू स्क्वायर के साथ था मेरे ख्याल से, अगर इक्वेशन होगी तो वो उस वाले पार्ट को क्योंकि वेलोसिटी नहीं है तो उसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर स्टैटिक प्रेशर होंगे यानी कि वाइब्रेशन जो होगी ब्लेड की इट विल बी इन दिस डायरेक्शन समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली जो उसका जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है या उसकी जो मटेरियल्स जो उसमें यूज कर रहे होते हैं उस पे वो डिपेंड करता है कि वो कितना विदस्टैंड कर सकता है। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है सर। ओके, जी अच्छा सर। कुछ यहाँ पे बताई थी कि एमपीपी मैक्सिमम पावर पॉइंट क्या होता है ट्रैकिंग, इसमें भी यही चीज है। द मेन गोल यहाँ पे क्या होता है पिचिंग मैकेनिज्म का, इज टू मैक्सिमाइज द पावर विंड पावर कैप्चर्ड एट डिफरेंट विंड स्पीड which can be achieved by adjusting the turbine speed in such a way that the optimum tip speed ratio is maintained। तो यहाँ पे MPPT का जो कॉन्सेप्ट है वो एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू टिप स्पीड रेशियो है। जाहिर सी बात है, हमने जो एफिशिएंसी जो आपको मैंने क्विज भी दिया है उसमें अगर एफिशिएंसी कर्व देखें, जो सीपी फैक्टर ही डिफाइन करेगा ना कितनी पावर आप विंड टरबाइन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट।
तो वो रेशो है टिप टू स्पीड रेशो का, यानी उसका फंक्शन है वो टिप टू स्पीड रेशो का, और उसके मुताबिक हम डिपेंडिंग ऑन द पिच एंगल हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम पावर जो है उससे किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें भी वही है जो जैसे सोलर में आपने जो एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हैं उसमें थोड़ा सिंपल अंडरस्टैंड करना है, उसमें डायरेक्टली पावर से रिलेटेड है, वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करके आप मैक्सिमम पावर जो है सोलर पैनल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें भी इसी तरीके से है हमारे पास कि हम मैक्सिमम पावर को उसमें हमने ट्रैक करना होता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि पिच की स्पीड को या उसकी जो टरबाइन की स्पीड को हम इस तरीके से मैच करें कि जो उसमें हम मैक्सिमम पावर को ट्रैक कर सकेंगे। ओके, उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हम कहते हैं पावर या परफॉर्मेंस कर्व उसको कहते हैं। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। जो परफॉर्मेंस कर्व है इज अ कर्व बिटवीन द सीपी द कोफिशिएंट, जैसे कहते हैं एफिशिएंसी कोफिशिएंट या रेटेड पावर फैक्टर, जो भी डिफरेंट नेम्स है इसके, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ओके, और जो सीपी फैक्टर है उसमें दो चीजें शामिल होती हैं, एक तो लैम्डा का फंक्शन है वो, और वो बीटा। बीटा मीन्स यहाँ पे पिच एंगल आ जाएगा कि किस एंगल पे आपने पिच को इंक्रीज किया। अगर जो रिलेशनशिप देखा जाए तो इससे पता चलता है अगर जितना भी पिच एंगल इंक्रीज होगा उससे हमारा जो है सीपी फैक्टर जो है वो रिड्यूस होगा। मैंने आपको डेरिवेशन खैर नहीं करवाई जिसमें पिच एंगल का जो फैक्टर भी कंसीडर किया जा सकता है, उसको अब फॉर द मोमेंट हम उसको ऑन होल्ड रखते हैं। इसमें अगर आप ये नॉर्मल कर्व देखें कि अगर आपके पास जो इनिशियल एंगल और पिचिंग एंगल स्मॉल है, ठीक है, सो यू विल हैव अ हायर सीपी फैक्टर, तो इसमें ज़्यादा पावर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो फंक्शन है डिपेंड करता है कि टिप टू स्पीड रेशियो क्या है। अगर हायर टिप टू स्पीड रेशियो होगी तो उससे ऑब्वियसली आपका जो सीपी फैक्टर है वो भी रिड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। इसमें अगर आप एक चीज़ और नोट करेंगे, अगर आपका जो पिच एंगल है, ब्लेड का पिचिंग एंगल है, वो अगर स्मॉल है तो यू हैव अ वाइडर रेंज, जिसमें वाइडर रेंज है आपके पास अवेलेबल, जिसमें कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट फैक्टर है उसको अचीव कर सकते हैं। ओके, और इसी तरीके से अगर आप इसमें हायर पिच एंगल की तरफ जाएं, ठीक है, तो आपका सीपी फैक्टर जो है वो काफी कम हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। और नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एमपीपी हियर। एमपीपी हियर मैं आपको इसकी डायग्राम आपको बाद में दिखा देता हूँ। चले आगे आएगी। इसमें एमपीपी का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपने इस पॉइंट को ट्रैक करना है, दिस पॉइंट, ये जो पीक्स हैं you have to track them। ऑलराइट, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। ओके, अच्छा इसी चीज में एक और चीज देखें। अब इसमें एक फैक्टर होता है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी फैक्टर जो है इट्स अ रेशियो बिटवीन द टोटल ब्लेड एरिया विद रिस्पेक्ट टू स्वेप्ट रोटेट एरिया। यहाँ पे हम ये चीज इससे एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ब्लेड ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है टोटल ब्लेड एरिया जो है उसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फॉर द मोमेंट अगर हम कहते हैं स्वेप्ट एरिया कांस्टेंट है, मतलब रेडियस स्वेप्ट एरिया किस पे डिपेंड करेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो टोटल एरिया होता है उसको कहते हैं स्वेप्ट एरिया विच शुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर हम कंसीडर करते हैं कि जो रेडियस है ब्लेड का वो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ ब्लेड्स अगर हम इंक्रीज करते रहें तो उससे जो है टोटल ब्लेड एरिया है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ हम इसमें तीन कैटेगरी अगर देख लें, सबसे पहले अगर कहें कि लो सॉलिडिटी अगर है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जो लो सॉलिडिटी का मतलब ये कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं वो कम है, ठीक है, फॉर अ गिवन वैल्यू, उसी सूरत में काम आएगा। तो उसका कर्व जो है वो समथिंग लाइक दिस, जो आपके नंबर 1 है उसमें आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लो सॉलिडिटी प्रोड्यूस्ड अ ब्रॉडर फ्लैट कर्व। तो इसमें अगर कर्व को देखें थोड़ा ब्रॉड है, इसका मतलब ये है कि मोर टिप टू स्पीड रेशियो के मतलब विंड की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी या टिप टू स्पीड रेशियो बढ़ता जाएगा,
उसमें आपके पास एफिशिएंसी है रिलेटिवली कांस्टेंट होगी, लेकिन आपके पास जो पीक एफिशिएंसी है वो कम आएगी। अच्छा, टिप टू स्पीड रेशियो का मतलब क्या है? ये मतलब समझ आ रहा है आपको लैम्ब्डा का मतलब इफेक्ट क्या है? टिप टू स्पीड रेशियो होता किस-किस के दरमियान है? ये आपके पास रोटर की आरपीएम है, सॉरी रोटर की स्पीड है, और ये आपके विंड स्पीड है, ठीक है? इस रेशियो को कहते हैं। अब ये रेशियो हायर कैसे हो रहा है कि रोटर की स्पीड ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू विंड की स्पीड के, ठीक है? ये एंगुलर रोटेशन की बात कर रहे हैं। इट डज़न्ट मीन कि विंड की स्पीड जो है वो रोटर के ऊपर कम हो गई है, लेकिन जो फोर्स है उसके मोमेंटम की वजह से, जिसको ओमेगा आर जिसे कहते हैं, दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द रोटर, ठीक है? दैट इज द टिप स्पीड रेशियो, टिप स्पीड। तो उस सूरत में ये क्या है कि हमारे पास हायर टिप जो ब्रॉड रेंज है, यानी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस इफ मोर देन 1, सो वी कैन ऑपरेट इट एट हायर टिप टू स्पीड रेशियो, और उसमें आपके पास जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन कांस्टेंट होगी अगर हमारे पास लो सॉलिडिटी होगी, ओके? और इन केस इफ वी हैव अ हायर सॉलिडिटी, जो कि ये नंबर 2 से रिप्रेजेंटेड है, उसमें ये है कि हमारे पास जो कर्व है रेशियो का वो कम है। दिस मीन्स वी हैव मोर नंबर ऑफ ब्लेड, जस्ट लाइक जो अमेरिकन विंड मिल्स हैं, ठीक है? उसमें का जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें आप हायर एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं फॉर अ डिजाइन पैरामीटर ऑफ टिप टू स्पीड। यहाँ आपके पास हायर जो रेटेड टिप टू स्पीड है उस पे आपके पास हायर एफिशिएंसी आ जाएगी। सो द बेस्ट कॉम्प्रोमाइज इज बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम केसेस। अच्छा, जब आपके पास हायर सॉलिडिटी होगी तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका लैम्ब्डा जैसे ही चेंज होगा तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, उसमें एफिशिएंसी भी ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी, समथिंग लाइक दिस, ओके? सो वी कैन मेक अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन 1 एंड 2, सो वी कैन हैव ऑप्टिमम सॉलिडिटी। इसका मतलब जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ब्लेड आपके कितने होने चाहिए, और यही एक फैक्टर है जो कि आल्सो डिफाइन करता है आपका कि 3 नंबर ऑफ जो ब्लेड्स हैं वो आपके सिस्टम में मोर ऑप्टिमम डिज़ाइन सॉल्यूशन है। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ पे? जी सर, थोड़ी बहुत। ठीक हो गया। अच्छा, अगेन ये मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ। दिस इज एग्जांपल ऑफ एनरकॉन E70 विंड टरबाइन। उसका परफॉर्मेंस कर्व है बाय मैन्युफैक्चरर, जो नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरर्स है वो आपको इस तरह का परफॉर्मेंस कर्व प्रोवाइड करते हैं, और इस परफॉर्मेंस कर्व को आप यूज़ करके यूजिंग द विंड प्रोफाइल डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं कि इफ़ यू यूज़ अ गिवन विंड टरबाइन तो आप मैक्सिमम एनर्जी जो है पूरे साल की या 2 साल की, व्हाटएवर द पीरियड यू आर एनालाइजिंग, उसमें आपको टोटल एनर्जी कितनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इट डज़ नॉट डिपेंड ओनली ऑन द विंड स्पीड या विंड प्रोफाइल। आपके जो टरबाइन की जो एफिशिएंसी है दैट नीड टू बी कंसीडर्ड, और वो एफिशिएंसी कोई कांस्टेंट फैक्टर नहीं है, यानी कि आप जनरेटर में कह देते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 90% है, ठीक है? तो जो भी इनपुट पावर वेरी हो रही होती है और आप उसकी एफिशिएंसी क्योंकि कांस्टेंट होती है उसके आप मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे विंड टरबाइन में ये बात डिफरेंट, ये चीज़ देख लें, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द विंड स्पीड as well as other factors such as if you're doing pitch control or not. तो बेसिकली जो कोफिशिएंट फैक्टर है ये पूरा ऑप्टिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है आपको कि आपने इसमें ऑप्टिमम पिचिंग भी अचीव की हुई है। सो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमम या द बेस्ट परफॉर्मेंस दिस टरबाइन कैन गिव यू। आगे जो हम इसके एनालिसिस करेंगे तो फिर हम बताऊंगा कि इसको किस तरीके से जो है आप एनर्जी कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग टरबाइन डाटा, ओके? इसी तरीके से there's another curve, normally manufacturers also provide this is called power curve, और पावर कर्व में ये है आपके पास कि इस प्लॉट में दोनों चीजें हैं। ऑन द दिस y एक्सिस दिस इज पावर, विंड टरबाइन की रेटेड पावर है। सो इस एग्जांपल में जो विंड टरबाइन की रेटेड पावर है दैट इज 2 मेगावाट, और जो सीपी फैक्टर है, जो एफिशिएंसी फैक्टर है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें जो मैक्सिमम है दैट वुड बी अबाउट 0.5, okay? So we can use both of these curves to calculate the total energy that can be extracted or that can be produced from this wind turbine. This is example for the Maillard curve. This is actual
टेस्ट डाटा है, वो तो मैन्युफैक्चर डाटा था, तो इसमें हम ये सकते हैं कि विंड टरबाइन किस तरीके से प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म सम सैंपल डाटा है आपके पास। यहाँ पे जो क्रॉस है, प्लस का साइन, और जो स्क्वायर है, जो डिफरेंट आप इसमें शेप्स देख रहे हैं, ये विंड की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन से अगर विंड आ रही है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये वाला पार्ट है, तो आप उसकी विंड स्पीड पे कितनी % एफिशिएंसी जो है उसमें अचीव कर सकते हैं। तो दे आर डिफरेंट कर्व्स in this case. So this is typical behavior of a wind turbine power output with respect to the wind speed. ठीक है, बात क्लियर हुई है? जी सर। Okay. Okay. There is just a simple comparison difference between pitch and stall control. अगर आप ये देखें तो इसमें जो मेन डिफरेंस आपको नजर आ रहा है एट दिस पॉइंट पर नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज द एरिया एंड दिस एरिया। तो चूंकि जो स्टॉल इफेक्ट है, ये पैसिव स्टॉल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक्टिव स्टॉल की नहीं। जो पैसिव स्टॉल है, यहाँ पे आप जो है कंट्रोल नहीं कर रहे होते, ऑप्टिमम जो है एक्टिव वे में कंट्रोल नहीं करते हैं टरबाइन के आउटपुट को। तो फॉर एग्जांपल हेयर इफ यू हैव यू कैन अचीव इवन हायर पावर आउटपुट almost 600 kilowatt for example at something like 10.5 या 11 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑन द सेम साइड आपको जो स्टॉल जो इफेक्ट, जिस अगर सिंपल टरबाइन यूज करें, उसी में आप पिच मैकेनिज्म ना करें, तो आप पावर जो है लेस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज नॉट, मतलब ये आपके पास एक तरह के लॉसेज है। तो यहाँ पे आपके पास स्टॉल इफेक्ट के तहत पावर आउटपुट हो रही है 500 किलोवाट, और अगर आप पिचिंग कंट्रोल मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे तो यू विल हैव सम हायर ऑप्टिमम पावर आउटपुट which should be almost about 600. So difference is 100 kilowatt in this case. At certain point, फॉर्मूला हायर स्पीड की तरफ अगर बात करें, तो इसमें आपके पास सम गस्ट की फॉर्म में जो है यू विल हैव सम हायर पावर आउटपुट। तो almost it's 650 kilowatt. Okay, so it is not constant. तो दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लमेटिक इशू कि यहाँ पे जो वेरिएबिलिटी होती है हाई विंड स्पीड के लिए, तो वो आपके सिस्टम डिजाइन के ऊपर अफेक्ट करती है, ठीक है। So these are the two main difference between pitch and stall control on the power curve. On the lower wind speed, वो तकरीबन up to 8 to 9 मीटर पर सेकेंड दोनों का बिहेवियर जो है वो सेम है। Further, you also have some damping effect over here up to about 90 meter per second. So this is also not constant and has some turbulence effect, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी जो होगी पावर आउटपुट की वो ज़्यादा होगी। उसमें आपके पास मेन इशू आता है ग्रिड इंटीग्रेशन के साथ, इसमें जो ग्रिड की फ्रिक्वेंसी है उस पर ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। आजकल के जो मॉडर्न विंड टरबाइन है उसमें ज़्यादातर आपका सब में पिच मैकेनिज्म होता है, पैसिव स्टॉल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। जी, यहाँ तक बात क्लियर है? तो फिर से आगे चलें, बताएं। जी सर। इसमें क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस समझ आई? इस पे क्या बात हुई यहाँ पे डिस्कशन? यस सर। सर एक बात पूछनी। जी बताओ। सर ये एक्टिव स्टॉल जो आप एक्टिव स्टॉल की जो मतलब टर्बुलेंस कैंसिल करने के लिए जो कंट्रोलिंग होती है वो ऑटोमेटिक होती है विंड टरबाइन में? इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, यस। इसमें विंड की स्पीड को मेजर कर रहे होते हैं वो लोग, और उसमें MPPT जो है ना उसको अप्लाई किया। इसमें एक कर्व था जो मैं शायद दिखाया कि नहीं दिखाया, मैं दिखा देता हूँ। एक तो वो भी यहाँ पे जो MPP मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वो चीज, लेट मी चेक। ओके, दैट्स स्ट्रेंज कि मुझे याद आ रहा है एक पिक्चर शायद मैंने यहाँ पर डाली थी। ये वाली, चले यहाँ पे आप देखें, ये वही चीज है। हमने क्या करना होता है, इस पॉइंट को कंट्रोल करना होता है। सो आवर टारगेट इज टू
कंट्रोल दिस वैल्यू। तो यहाँ पे डिफरेंट पिचिंग मैकेनिज्म के तहत या डिफरेंट, अगर यूं इस कर्व को अगर आप देखें क्लोज टू पावर ऑप्टिमम, इसमें विद डिफरेंट विंड स्पीड के ऊपर हम इसमें रोटेशनल स्पीड को कंट्रोल करके ऑब्वियसली फ्रॉम द पिचिंग मैकेनिज्म, ठीक है, उसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है या पावर आउटपुट जो है, इसमें जो स्केल यहाँ पे दिया हुआ है पावर आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल पावर रेटेड पावर से है, तो उसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि हम मैक्सिमम पावर जो है किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज आवर टारगेट टू कंट्रोल इट। ओके, जी बात क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, अच्छा अब हम इसमें देखते हैं हमारे पास ग्रिड इंटीग्रेशन। अगर विंड टरबाइन को हमने ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करना है तो उसमें हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ग्रिड कनेक्शन, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, इश्यूज क्या आते हैं। दो मेन चीज हैं, ठीक है, एक चीज है फ्रीक्वेंसी एफ और है वोल्टेज कंट्रोल। दीज आर द प्राइमरी कंट्रोल सिस्टम कि हमने इन दोनों को मेंटेन करना है सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर आपने ग्रिड के साथ कनेक्ट करना है तो फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल फिक्स है, या तो 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है, ठीक है। तो विंड टरबाइन को जो अपना सिस्टम है इट हैज टू सिंक्रोनाइज विद 50 हर्ट्ज सिस्टम ऑब्वियसली। और 50 हर्ट्ज सिस्टम हर्ट्ज से सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे जो भी जनरेटर ले रहे हैं उसके नंबर ऑफ पोल्स आपको कंसीडर करने हैं और जो रोटेशनल स्पीड है आरपीएम उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए ताकि वो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी को वेरिएशन ना कर सके। वो फार्मूला तो याद है आपको, 120 एफ बाई पी, दिस इज नंबर ऑफ पोल्स, या आरपीएम की बात करते हैं, आरपीएम इज इक्वल टू 120 एफ, दिस इज फ्रीक्वेंसी बाय नंबर ऑफ पोल्स। अब आपके सिस्टम में फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होगी 50 हर्ट्ज, ठीक है, दिस इज फॉर पोल पेयर 20 सिंगल नंबर, दिस इज नंबर ऑफ पोल पेयर, नंबर ऑफ पोल्स आएंगे इसमें आपके पास, और ये आरपीएम है। अब ये दो चीजें आपके पास वेरिएबल है। अब या तो आप आरपीएम को कंट्रोल करें फॉर फिक्स नंबर ऑफ पोल्स, या फिर आप आरपीएम फिक्स है आपके पास तो नंबर ऑफ पोल्स को फिर यू आपको हैव टू इंक्रीज इट टू अचीव द फ्रीक्वेंसी, डिजायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, इसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और दूसरा ये यहाँ पे गियर बॉक्स भी लगाए जाते हैं ताकि आपकी जो, अगर जनरेटर पे डिपेंड करता है जनरेटर आपका कौन सा है यहाँ पे, तो उस सूरत में आपने देखना होता है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट एट दिस साइड है वो कांस्टेंट आपकी हायर फ्रीक्वेंसी रहे और उसकी वेरिएशन जो है सिस्टम की कम से कम हो। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड इंडक्शन मशीन विद केज रोटर एंड डायरेक्ट ग्रिड कनेक्शन। ये सिस्टम अब जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये वन ऑफ द अर्ली स्टेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विंड टरबाइन। उसमें ये होता है कि आपके पास एसिंक्रोनस मशीन होती है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज एसिंक्रोनस मशीन एंड यू विल नीड अ गियर बॉक्स टू सिंक्रोनाइज दैट विद द फ्रीक्वेंसी। और दूसरी चीज ये देखिए, अगर ये एसिंक्रोनस है तो आपको जैसे इंडक्शन मोटर या का प्रिंसिपल है वो उसके ऊपर अप्लाई करना होता है, तो इट नीड एन एनर्जी फ्रॉम द ग्रिड। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो सेम पासवर्ड और यूजर नेम लेके आप दोबारा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, इन दिस कॉन्सेप्ट में ये आपके पास के एसिंक्रोनस जनरेटर इसमें इंस्टॉल होता है, और एसिंक्रोनस की जो आपका जनरेटर है उसमें आपकी एक मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि उसमें जो कैपेसिटर बैंक चाहिए होता है ताकि उसकी जो इंडक्टिव पावर की जो कंपनसेशन है वो की जा सके। दूसरा, इसमें जो मेन फ्रीक्वेंसी है इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय द सिंक्रोनस